साथियों, चैनल हिंदी विषय एवं साहित्य में आप सभी का पुनः हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कल की कक्षा से हमने प्रारंभ किया है राहुल सांस्कृत्यायन का प्रसिद्ध यात्रा वृतांत मेरी तिब्बत यात्रा। इसका भाग 1 हम पढ़ चुके हैं। आज यह इस पुस्तक का दूसरा नंबर का वीडियो होगा। यह वर्तमान में आरपीएससी कॉलेज लेक्चरर परीक्षा के सिलेबस में निर्धारित है। इसके अलावा अन्य परीक्षाओं के सिलेबस में भी हो सकती है, लेकिन उसकी अभी मुझे जानकारी नहीं है। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसका दूसरा भाग। दूसरे भाग की कहानी को प्रारंभ करने से पहले थोड़ा सा रिवाइज करेंगे कल के महत्वपूर्ण तथ्यों पर, जहां से परीक्षा में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। देखिए, कल जो हमने पढ़ा था तो उसमें जो यात्रा वृतांत ये लिख रहे हैं उनमें संबोधन किया है प्रिय आनंद जी। यहाँ से कहकर इन्होंने मेरी तिब्बत यात्रा पुस्तक का पहला भाग जो है लहासा से उत्तर की ओर, मैंने कल आपको डिटेल में बता दिया था इसके 5 भागों के नाम। तो ये जो पहला भाग है पुस्तक का लहासा से उत्तर की ओर, उस वाले भाग का प्रारंभ राहुल सांस्कृत्यायन जी प्रिय आनंद जी, जो आनंद जी व्यक्ति हैं उनको संबोधित करते हुए इन्होंने इस यात्रा का प्रारंभ किया है। यात्रा जो इनकी प्रारंभ हुई है वो कलिम्पोंग से हुई है। कलिम्पोंग से ये लहासा आते हैं, लेकिन कलिम्पोंग में इनको लगता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है जिसका वर्णन किया जाए, कुछ खास विशेष रास्ता नहीं था, उसका वर्णन नहीं करते, तो इन्होंने अपनी रचना का प्रारंभ लहासा से किया है। ठीक है, जो पुस्तक में जो वर्णन मिलता है वो लहासा से प्रारंभ होता है। अब लहासा में राहुल सांस्कृत्यायन जी 2 महीना 11 दिन रुके। ये सब कुछ कल की कक्षा में हम पढ़ चुके हैं, उसका रिवीजन कर रहे हैं। वहां पर क्या किया इन्होंने, विनय पिटक का अनुवाद किया और विज्ञप्ति का भी संस्कृत में अनुवाद किया, यानी इन 2 पुस्तकों का अनुवाद किया। इसके अलावा महत्वपूर्ण 2 पुस्तकें अभी समयालंकार टीका और वाद न्याय टीका, इनकी इन्होंने खोज भी इस दरमियान की है। तो यह महत्वपूर्ण कार्य किया है, जिसकी जानकारी वो किसे दे रहे हैं, आनंद जी को। तो भोंट प्रदेश में अब यह यात्रा कर रहे हैं, जो कि कैसा प्रदेश है, दुर्गम है, डाकुओं के हिसाब से भी लूटमार वाला प्रदेश है। छोटे छोटे पैसों के लिए वहाँ लूटमार हो, छोटे छोटे कारणों से थोड़े से रुपयों के लिए भी लूटमार हो जाती है, इसीलिए ये हथियार अपने साथ लेकर यात्रा कर रहे हैं। अब ये पुस्तकें ये जो उन्होंने खोज की हैं, सबको ये किसके पास भेजते हैं, पटना श्री जायसवाल जी के पास ये भेज रहे हैं। तो भोंट प्रदेश में फेम्बो नामक स्थान की जो यात्रा है उसका वर्णन हमने कल की कक्षा में पढ़ा है। वहाँ पर शर्वा हैं, बहुत सारे सिद्ध हैं, बहुत सारी जनश्रुतियाँ हैं, उन सब का वर्णन हमने पढ़ा। बहुत सारे सिद्धों महात्माओं के विषय में भी जानकारी 2-3 के बारे में तो कल की कक्षा में हमने पढ़ी। अब ये यात्रा के में इनके साथ कौन कौन है ये पूछा जा सकता है। तो एक है फोटोग्राफर जिनका नाम है लक्ष्मी रत्न, और वहाँ की भोंट प्रदेशवासी इनको क्या कहते हैं, नातीला। एक है संगधर वर्मन जो कि चित्रकार हैं, न्यायशास्त्र के भी ज्ञाता हैं, उनका नाम है गैन दुन छो फेल, ये इनके साथ हैं। एक तीसरे भी व्यक्ति इन्होंने लिए सुरक्षा की दृष्टि से साथ में, उनका नाम है इंची मिंची। ठीक है, इसके अलावा चौथे ये स्वयं हैं, 2 खच्चर वाले हैं और 6 खच्चर इनके पास हैं, जिनमें से एक खच्चर वाला अपने खच्चर को लेकर इनसे अलग हो जाता है। अपने जन्म प्रदेश में को पार करते करते उसका मन लालायित हो जाता है और जन्मभूमि वो लौट जाता है। इस प्रकार अब इनके पास एक खच्चर वाला रह गया। अब ये कुल टोटल कितने लोग रह गए, 5 लोग रह गए। नालंदा नामक स्थान का वर्णन भी कल के वीडियो में हमने देखा था, जहाँ पर भिक्षुणियां उन बिहारों में निवास करती है। तो इतना सब कुछ कल की कक्षा में पढ़ चुके हैं, रिवाइज मैंने करवा दिया है। लेकिन रिवाइज करवाना अपनी जगह है। जिन्होंने वीडियो कल वाला नहीं देखा है, शुरू से प्रारंभ करिएगा, पुस्तक को पूरा आप पढ़ेंगे। हालांकि बहुत ज़्यादा रुचिकर आपको अभी नहीं लग रही होगी, क्योंकि यात्रा वृतांत है, उपन्यास नाटक कहानियों जैसा रस इसमें नहीं आएगा। तो काव्य रस को न ढूंढिए, बल्कि परीक्षा उपयोगी दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए इसे पढ़िएगा। और कल के वीडियो में किसी ने भी अपना फीडबैक नहीं दिया कि आपको वीडियो कैसा लगा, क्या लगा, ये सब कुछ लिखना आप भूल गए। कमेंट ज़रूर करिएगा, और वीडियो को लाइक करना तो आप हमेशा भूल ही जाते हैं, तो अभी लाइक कर दीजिएगा। चलिए, अब आगे की कथा मैं आपको सुनाती हूँ। कथा ही है इसे, और कथा ही मान के सुन लीजिएगा आप। ठीक है, तो जो प्रश्न पूछे जा सकते हैं, जिनके पूछे जाने की संभावना है, जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं, वो लिखकर आपको समझा दिए हैं। आगे की कथा सुनिएगा, आगे का यात्रा वृतांत सुनिएगा।
अब ये लहखंग गोंदोंग में ये आराम से इन्होंने विश्राम किया है, रात्रि विश्राम। 4:08:34 का समय है जब ये दृश्य लिख रहे हैं। अब राहुल सांस्कृत्यायन जी आगे लिखते हैं कि आज जब हम सोए पड़े थे और घर में भी अंधेरा था, तभी सोनम गेंजे आ पहुंचा। पूछने पर बतलाया कि उसके सामान को रास्ते में से कोई उठा ले गया, जबकि उसे फेंककर पीछे की ओर भागते खच्चर को वह पकड़ने लौटा। यह भी कहा कि रात को वह पहाड़ में सोया। उसकी इन बातों पर विश्वास न होता था, बल्कि और संदेह बढ़ता जाता था कि कहीं मारकर सामान लूटने के लिए तो नहीं आया है। हमारे पास 500 के पैसे भी हैं और कुछ दूसरे उपयोगी सामान भी। ऐसा संदेह करने का कारण था कि सोनम गेंजे के जन्म स्थान के लोगों का स्वभाव, उसके देश में लूटमार सभी लोगों का पेशा है। जैसा कि मैंने बताया कि इस तरीके के दुर्दांत प्रदेश में ये यात्रा कर रहे हैं, तो जो एक इनका जो वो था ना खच्चर वाला, उसका नाम इन्होंने बताया सोनम गेंजे। मैंने कहा ना वो छोड़ के चला गया था, लेकिन वो वापस लौट आता। ये लोग अभी सो ही रहे हैं, सुबह तब तक वो वापस लौट आता, तो वही वृतांत है। अब कहते हैं कि यद्यपि सोनम गेंजे का 4-5 वर्ष का रिकॉर्ड बहुत अच्छा रहा है, तो भी हम उसे अर्धविक्षिप्त समझते थे। वह कहता भी था, मैं तो नदी में छलांग मारकर जान दे दूंगा। इस प्रकार आज रास्ते भर हम लोग सशंकित और सजग ही चलते रहे। सुतंगलुंग मठ से प्राय 1.5 मील तक साधारण ढालू भूमि पर चलकर एक सूखे पत्थरों को जोड़कर बनाए हुए पुल से हम धार के बाएं हो लिए। रास्ते में पहाड़ के वक्ष से ढका एक मठ का फोटो लिया। जिस जगह हम चल रहे थे वह लासा से 12,000 फीट अधिक, ये उनकी ऊंचाई बताइए, फिर वह लासा से अधिक ठंडा है। तो भी आज के पहाड़ जंगली गुलाब और करंदों की झाड़ियों से खूब ढके थे। छोटी छोटी घास तो वर्षा के कारण होगी, किंतु बिच्छू घास तो 12 मासी है, जिसकी यहाँ बहुतायत है। तो इस प्रदेश में उनको क्या मिलती है? बिच्छू घास। चारों ओर हरियाली की अद्भुत शोभा है। हमारे काफिले में 2 नौकरों की बढ़ती हुई, ठीक है, हमने उन्हें रोज पर रख लिया, यानी 6 आने रोज पर उन्हें रख लिया। 12 बजे हम लोग फुंदों के ब्रह्मपुत्र की उस शाखा के तट पर पहुंचे जो लहासा होकर गुजरी है। यहाँ आदमियों के लिए लोहे के सांकल पर चमड़े से बंधी लकड़ियों का झूला है। सामान के लिए चमड़े की नाव या क्वा है। जानवरों के लिए तैरकर पार होना पड़ता है। हम लोग 2 घंटे के इंतजार के बाद क्वा से उतर सके। मंगोलिया और कंसू चीन की ओर का यह प्रधान रास्ता है। यहाँ भी लकड़ी की नाव का इंतजाम करना चाहिए था। छला पार करने के बाद ही पुरुषों के बालों में भेद दिखलाई पड़ता है। यह लोग खाम बालों की भांति सामने के बालों को कैंची से कटवाते हैं। जहाँ से इस पत्र को लिख रहा हूँ, वहां से आधे दिन के रास्ते पर लागविंचिम ज्योत युगल है, जिसके पार होते ही हम होर देश में पहुंच जाते हैं। भोट देश के होते हुए भी वहां के स्त्री पुरुषों की पोशाक में बहुत फर्क है। तो पूरा वो बता रहे हैं किस प्रकार वेशभूषा है, किस तरीके का उनका दिखते हैं वो लोग। 2 बजे हम लोग रवाना हुए। अब हम लहासा वाली नदी की बाईं शाखा में दाहिने से चल रहे थे। यह धार तो पिछली धार से बहुत बड़ी है। खैरियत यही है कि इसे हमें पार नहीं करना होगा। इधर के पहाड़ों पर तो और भी अधिक झाड़ियां और हरियाली है। खेती के लायक जमीन होने पर भी खेत देखने में नहीं आते। नदी के पार एक आध जगह सरसों के पीले फूल दिखलाई पड़ते थे। हाँ, जगह जगह पहाड़ों पर चढ़ती चमरियों के चलायमान काले दाग जरूर दिखलाई पड़ते थे। 2-1 जगह परित्यक्त तो ऊंचे घरों की पत्थर की दीवारें बतला रही थी कि किसी समय इधर अब से अधिक बस्ती थी। नदी की उपत्यकाएं काफी चौड़ी हैं। 2-3 जगह हमें होर प्रांत वाले मक्खन विक्रेताओं की लदी चमरियां मिली। 2-3 जगह तीर्थाटक भिकमंगे भी मिले। होर की 2-3 तीर्थाटिकाओं के फोटो लेने का भी हमने प्रयत्न किया। 5 बजे हम उस स्थान पर पहुंचे जहां से रेडिंग का रास्ता मंगोलिया के रास्ते से अलग होता है। यहाँ एक मंदिर है जिसे रिंग गुसुम सगोन पोका लखंड अर्थात देवालय कहा जाता है। लोग कहते हैं इसे सोंग वुंचन सोंग पोने ने बनवाया था। स्थान महत्वपूर्ण तो जरूर है, तो भी देवालय इतना पुराना नहीं होगा।
हाँ, यह 11वीं-12वीं शताब्दी से इधर भी नहीं हो सकता। मंदिर के भीतर बुद्ध की 2 सुंदर मूर्तियां हैं। कुछ और मूर्तियों के अतिरिक्त एक एकादश मुख अवलोकितेश्वर की भी मूर्ति है। देवालय पहाड़ के उस कोने पर है जहां से मंगोलिया का रास्ता मुड़ता है। बगल के गृहपति ने स्वागत पूर्वक हमें अपना सबसे अच्छा कमरा दिया। इस कमरे में आसन और चाय की चौकियों के अतिरिक्त दीवारों पर कितने ही चित्रपट और एक कोने में सजा कर रखी पद्म संभव की मूर्ति है। किटसन लैंप के सहारे हमने एक फोटो लेने का प्रयत्न किया। आ जाए तब है। यहाँ से रेडिंग 5 मील के करीब है। कल सवेरे वहां पहुंच जाएंगे। इसके बाद ये अगली तारीख है, 5 तारीख का इसमें वर्णन है। अब देखिए, उस समय ये लोग बेचारे लैंप लेके और बहुत तरीके से फोटो लेने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन नहीं हो पा रहा था। कितनी मेहनत इन लोगों ने की, कितनी पैदल यात्राएं की, और आज सब कुछ कितना इजी हो गया। फ़ोन हमारे हाथ में, जो चाहिए बस एक क्लिक पे हमारे लिए अवेलेबल हो रहा है, और तब भी हम जीवन से निराश हैं। और ये लोग देखिए जीवन के प्रति कितना साहस है इनमें, है ना। तो इन्होंने, राहुल सांस्कृत्याय ने अपना पूरा जीवन यात्रा को दिया, और इसीलिए क्योंकि इन्होंने सर्वस्व समर्पित करके इस कार्य को किया, इतने वर्षों बाद भी आज हम इनके लिखे यात्रा वृतांतों को पढ़ रहे हैं ना। इतनी मेहनत इन्होंने की है तो इतना सम्मान तो बनता है। अच्छा किया आरपीएससी ने जो इस रचना को शामिल किया। हमारी घड़ी से 7 बजे और नातीला की घड़ी से 7:30 बजे हम लोग रवाना हुए। आकाश मेघाच्छन्न था। छोटी छोटी फुहारें पड़ रही थी। लागेस की ओर से आने वाली धार को पार करके हम बड़ी धार की दाहिनी ओर ऊपर की ओर चढ़ने लगे। आज का भी पहाड़ झाड़ियों और घास से ढका था। नदी की दूसरी ओर चमरी कौन होती, याक चराने वाले डोकपा लोगों के तंबुओं से धुआं निकल रहा था। चमरी समझ में आ गया, याक रहते हैं वहां पे ना, तिब्बत वालों के याक देखे होगा ना वहां पर। अब देखिए, ये मैं कहना भूल जाती हूँ, बहुत सारे विद्यार्थी चैनल पे ऐसे हैं जो वीडियोस तो लगातार देख रहे हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब उन्होंने नहीं किया हुआ है। यदि आपको चैनल पसंद नहीं है तो सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, कोई बात नहीं, लेकिन यदि आप नियमित वीडियोस देख रहे हैं चैनल पे तो ध्यान से देखिएगा। हो सकता है आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। नए विद्यार्थी प्लेलिस्ट जरूर चेक करें। आप भारत के किसी भी राज्य से एमए कर रहे हैं या हिंदी की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, प्लेलिस्ट में आप सभी के लिए विषय सामग्री निःशुल्क रूप से उपलब्ध है। किताबें भी हैं, उन सबको आप पढ़िए और कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिखते रहिएगा। रास्ते में 2-4 जौ के खेत भी दिखे। पुराने परित्यक्त खेतों की मेढ़ों से मालूम होता था कि किसी समय इधर अधिक खेत थे। प्राय 3 मील चलने के बाद देवदार के एक आध छोटे वृक्ष दिखाई देने पड़े। मील भर रहने पर तो पहाड़ों में हजारों हरे हरे देवदार थे। इधर देवदार काटने की सख्त मनाही है, इसलिए यहाँ इतने वृक्ष दिखाई पड़ते हैं। सर्दी के बारे में पूछने पर मालूम हुआ कि यहाँ की यह बड़ी नदी भी ऊपर से जम जाती है और आदमी तथा जानवर आसानी से इस पार से उस पार जा सकते हैं। उस वक्त देवदार की हरियाली को छोड़कर और कहीं हरियाली देखने में नहीं आती। लहासा से यह स्थान अधिक ऊंचा है, इसमें तो संदेह नहीं, लेकिन आश्चर्य यह है कि यहाँ के पहाड़ों पर जितनी हरियाली दिखाई पड़ती है उतने लहासा वाले पहाड़ों पर नहीं। जबकि ऊंचाई में ठंडा दिखे तो हरियाली कम होनी चाहिए ठंड की वजह से, लेकिन वो ठंडे प्रदेश वाले पेड़ वहाँ पर लगे हुए हैं तो वो अधिक अच्छे दिखाई पड़ते हैं, अधिक हरियाली दिखाई पड़ती है। हमने एक मानी पार की, फिर देखा हमारे 2 साथी एक छोटी चट्टान पर पत्थर के टुकड़ों को मार रहे हैं और साथ ही कहते जा रहे, चाफू माफू, चाय प्रदान करो, मक्खन प्रदान करो। मालूम होता है सभी श्रद्धालु यात्री यहाँ पर चाफू माफू करते हैं। तभी तो इस छोटी सी चट्टान पर 50 गोल गोल गड्ढे हो गए। पहले तो गोल गड्ढे देखकर मेरा माथा ठनका। कहीं लहासा से पुरातन लेख वाले शिला स्तंभ की भांति यहाँ भी तो किसी पुराने लेखकों को कूटा नहीं जा रहा है, लेकिन पीछे देखकर संतोष हुआ कि चट्टान पर लेख नहीं है। एक घुमाव को पार करते ही देवदार के घने जंगल में रेडिंग गुम्बा सामने आ गई। हमारे साथियों ने अपनी पिस्तौल और बंदूकों को हाथ में ले लिया, क्योंकि हथियार के बिना हाथ में लिए इस गुम्बा के भीतर जाना निषिद्ध है। पश्चिम वाले विशाल का स्तंभ के पास पहुंचकर हमने रेडिंग रिम्पोछे की चिट्ठी भीतर गुम्बा के अफसर देछंग के पास भेजी। थोड़ी देर में बुलावा आया और बलंग ब्रंग
कि एक कमरे में रहने के लिए स्थान मिला। अब हमें सबसे पहले उस काम की फिक्र हुई जिस काम के लिए इतनी दूर इतनी परेशानी के साथ आए हैं। धर्मवर्धन ने जाकर पूछा तो मालूम हुआ कि रेडिंग रिम्पोछे ने पत्र में सिर्फ ठहरने के लिए अच्छा स्थान देने को लिखा है। मुझे तो इस बात पर पहले ही विश्वास ना होता था और विश्वास करने को जी क्यों चाहे। इतनी तकलीफ झेलकर पद पद पर चोरों के खतरे वाले इस प्रदेश में हम तो इसलिए आए थे कि रेडिंग में हमें दीपंकर श्री ज्ञान के हाथ के लिखे ताल के पत्र देखने को मिलेंगे। तो रेडिंग में आने का स्थान कारण क्या था, ध्यानपूर्वक सुनिए। दीपंकर श्री ज्ञान के हाथ के लिखे ताल पत्र के पत्ते देखने को मिलेंगे क्योंकि यह उनका प्रमुख स्थान था। लेकिन देखने को ही नहीं बल्कि हम तो फोटो लेने के सारे सामान के साथ आए थे। क्या हमारा यह सारा प्रयत्न व्यर्थ हो जाने को है? उस चिट्ठी के भीतर एक दूसरे अफसर के लिए भी चिट्ठी थी जो एक दिन पूर्व लहासा चला गया। साथियों को ख्याल हुआ शायद उसमें कुछ हो। उपस्थित अफसर दूसरे की चिट्ठी को फाड़ने से डरता था, किंतु हम लोग समझते थे कि उसमें भी हमारे ही बारे में कुछ लिखा होगा। हमें रिम्पोछे महाशय ने सिर्फ पत्रवाहक थोड़े ही बनाया होगा। आखिर उसे भी खोला गया पर उसमें हमारे बारे में कुछ भी नहीं था। वह उनका व्यक्तिगत पत्र था। वास्तव में मुझे तो दूसरे पत्र के खोल लिए जाने पर मालूम हुआ कि यहाँ के अफसर को एक अलग भी पत्र था। यदि ये पहले मालूम हुआ होता तो मैं दूसरे पत्र को खोलने की सलाह न देता। अब जरा पत्र का इतिहास सुन लो। पिछली यात्रा में जब रेडिंग रिम्पोछे सेरा बिहार में पढ़ते थे तभी उन्होंने मुझसे कहा था कि उनके बिहार में दीपंकर के हाथ की कुछ पुस्तकें हैं। रेडिंग चलने पर वे उन्हें दिखलाएंगे। उस समय रेडिंग रिम्पोछे तिब्बत के राजा नहीं हुए थे। अब की बार जब उनसे मिला तब यह चिट्ठी मिली और उस चिट्ठी में पुस्तक का जिक्र नहीं। यदि मुझसे यह बात लासा में कह दी गई होती तो मैं शायद ही ऐसी खतरनाक यात्रा को न करके इस समय को किसी दूसरे मठ में लगाता। इससे तो 1000 गुना अच्छा होता यदि मैं रिम्पोछे के पत्र को न लाया होता। संभव है उस समय ऐसा अच्छा चढ़ने का स्थान न मिलता, किंतु उससे लाभ होता। रेडिंग बिहार को आचार्य दीपंकर के शिष्य तोनपा ने आचार्य के देहांत के बाद बनाया था। तुअम सुतनपा भिक्षुक ना होते हुए भी आचार्य का प्रधान शिष्य था और तिब्बत में उनके पहुंचने के वक्त से ही वह छाया की भांति बराबर उनके साथ रहा। उसके बनाए बिहार में आचार्य की चीजों का होना जरूरी ही ठहरा। आचार्य जी की चीजें तो जरूरी ही होंगी। इन चीजों में ऊपर कहीं एक तालपत्र का पुस्तक का अवस्था है जिसका आधा भाग जल गया बतलाया जाता है। इसके अतिरिक्त कुछ पुराने चित्रपट हैं जिनमें 2 वे हैं जिनको चित्रकार ने दीपंकर को देखकर बनाया था और जिनका वर्णन दीपंकर के पुराने जीवन चरित्र में भी आता है। अफसर भिक्षु ने दूसरी चिट्ठी को खोलने से पहले कहा था कि सोने का चढ़ावा चढ़ाने से दीपंकर वाले दोनों चित्रपट बाहर लाए जा सकते हैं। उस वक्त फोटो ले लेना पर दूसरी चिट्ठी में कुछ न देखने पर हमने फिर चित्रपट की बात छोड़ दी। मध्याह्न भोजन के बाद एक पथ प्रदर्शक के साथ हम भिन्न भिन्न मंदिरों के दर्शन के लिए चल पड़े। पहले पश्चिम भाग के गंपू मंदिर गए। मंदिर छोटा है जिसमें दीपंकर, श्वेतंबु, सोपोनपा आदि की छोटी छोटी मूर्तियां हैं। गुम्बा में भिक्षुओं की रजिस्टर्ड संख्या तो ये है लगभग 370 बतलाई जाती है, किंतु कुत्तों की संख्या भी काफी है। गुसुंगबुम लाख सुवर्ण मंदिर में वैसा सोना तो नहीं दिखाई पड़ता, पर ठीक द्वार पर ही एक कुत्ता मरा पड़ा था जिसे हटाने की जरूरत अभी लोग अनुभव नहीं कर रहे थे। वहां से परिक्रमा में होते हुए हम सोंगलापंग खंग पहुंचे। स्वयं तोनपा का प्रशिष्य तथा शर्वा का शिष्य था। मंदिर के भीतर बहुत सी मूर्तियां हैं और दीवारों पर बहुत से चित्रपट लटक रहे हैं। दीवारों पर के पुराने चित्रों का भोट देश में मिलना मुश्किल है क्योंकि लोग समय समय पर चित्रों को नया करते रहते हैं, किंतु चित्रपटों में हमें पुराने मिल सकते हैं। यानी जो मुख्य कार्य तो नहीं हो पाया पुस्तक वाला, लेकिन जो कुछ हो जाए उसी को कर लेने में ही भलाई है। इतनी खतरनाक यात्रा करके आए ऐसा राहुल सांस्कृत्यायन जी मानते हैं। कुछ ऐसे चित्रपट इस मंदिर में भी हैं। इसके पास ही तमचन का पवित्र देवदार है जिसके ऊपर भोट का उक्त महान देवता निवास करता है। श्रद्धालु नातीला ने इस देवता के ऊपर एक चांदी का टंका चढ़ाया। जब हम चलकर पूर्वी किनारे पर आ गए, तुमको यह भी मालूम होना चाहिए कि यहाँ के कितने ही देवदारों के नाम पुराने ग्रंथों के तक में दर्ज हो गए हैं। पश्चिम दिशा में चंदन, श्वेत चंदन और रक्त चंदन हम देख चुके हैं। पूर्व की ओर गुण को